हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास। तो कैसे हैं आप? गुड इवनिंग टू ऑल। हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास। तो कैसे हैं आप? गुड। सो वी आर ऑडिबल and now we are started our new chapter which is name is the motionless straight line। बच्चों स्टार्ट करते हैं बस 10 सेकंड के अंदर। ओके। सो जैसे कि हम स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स क्लास 11 की पूरी सीरीज को हम सॉल्व कर रहे हैं और आज हम जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं मेरे बच्चों उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, क्या होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मैं चाहूँगा कि आप भी थियोरेटिकल अपने कॉन्सेप्ट, क्योंकि चैप्टर में वो बहुत से पार्ट जो है वो थियोरेटिकल है और बहुत से पार्ट इस चैप्टर का ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है उसमें, तो आज मैं वो क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है मोशन है स्ट्रेट लाइन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऑडिबल है पूरी तरीके से या नहीं। ठीक है, तो ऑडिबल है। ओके, सो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं मोशन है स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है टॉपिक में, है ना, वो है टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन। देखो कोई भी चीज मोशन को अगर मैं जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बोलेंगे सर आप अपनी लैंग्वेज में जरा बताना मोशन होता है क्या है। तो मेरे बच्चे मोशन में हर उस ऑब्जेक्ट को कह सकता हूँ जिसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता हो। अब ऑब्जेक्ट क्या चेंज कर रहा है, समझो अपनी पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। ठीक है, तो मोशन की जो ब्रांचेस है उसको तीन तरह से पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है स्टैटिक। स्टैटिक साउंड है मेरे बच्चे रुका हुआ का, यानी कि रेस्ट का। स्टैटिक का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट कहीं जा ही नहीं रहा है ना। तो इसमें टाइम जो होता है ना, टाइम वो कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। मतलब टाइम का कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर, कोई रोल नहीं रिप्रेजेंट करता इसमें। टाइम की रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा होता है ना। जैसे कि टाइम की रिस्पेक्ट में पोजीशन नॉट चेंज, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि टाइम होता रहेगा बट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये हमारा घर है, इस घर की इस वॉल पे मैंने एक फोटो को यहाँ पे हैंग कर रखी है। ठीक है, फोटो मैंने यहाँ पे कोई हैंग कर दी। अब मुझे बताओ ये जो फोटो है क्या ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहीं जाएगी? नहीं। अगर मैंने इसको हैंग कर दिया तो यहीं पे रहेगी हमेशा, है ना। जैसे अपनी फोटो कंटिन्यू अनलेस कोई और उसको वहां से चेंज ना करे, वो वहीं पे उसी पोजीशन पे रहेगी। तो ये जो है फैक्टर, ये हमारा को बताता है कि ये चीज स्टैटिक है। स्टैटिक का सिंपल मतलब होता है बच्चे रेस्ट में। जब कोई चीज रेस्ट में होती है, जैसे आपकी टेबल में, आपकी कबर्ड में जो भी कपड़े अगर आपने रखे हो रेस्ट में है, आपने अगर टेबल में कोई बुक रखी है तो रेस्ट में रहेगी। स्टैटिक मतलब जब कोई चीज रेस्ट में है। फिर दूसरा आता है काइनेमेटिक्स। अगर आपने काइनेमेटिक्स टर्म पहली बार सुना है तो मैं आपको बता दूं, काइनेमेटिक्स वो होता है जिसमें टाइम का कोई रोल नहीं है। मोशन हो रहा होगा बट टाइम का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या कहा हमने, उस चीज को एक बार समझना। ठीक है, क्या कह रहे हैं, काइनेमेटिक्स जो है, अब इसमें कहा कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट का वो तो हो रहा है, टाइम फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल शो कर रहा होता है। काइनेमेटिक्स में ऑब्जेक्ट जो है, काइनेमेटिक्स एक्चुअली में मोशन का ही एक पार्ट है, मतलब मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट। डायनेमिक उसका भी एक और फैक्टर है, जिसमें डायनेमिक का मतलब तो ये हो सकता है जब कोई चीज अपनी कंडीशंस को बदल दे, लाइक जैसे लगातार चेंज कर रही है, सर्कुलर मोशन। डायनेमिक सर्कुलर मोशन आपके पास एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट डायनेमिकली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है ना। तो डायनेमिक में भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल शो कर रहा होता है कौन, टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और काइनेमेटिक्स में भी बच्चों क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको कौन, टाइम। ठीक है, तो बस स्टैटिक के लिए याद रखना है कि स्टैटिक के लिए टाइम जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल नहीं कर रहा होता है। बाकी काइनेमेटिक्स के लिए भी, डायनेमिक के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल शो कर रहा होता है। ठीक है ना। चलो अब हम समझते हैं नेक्स्ट। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, मेन जो समझना है बच्चों यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखो रेस्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी जैसे दो तीन एग्जांपल आपको दिए। मैंने कहा अगर कोई बॉडी है, मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल पर आपने एक बुक रखी हुई है। अब इसके सराउंडिंग क्या है, इसके सराउंडिंग इधर पे वॉल है। ठीक है, इधर पे भी वॉल है, इसके सराउंडिंग में यहाँ पे भी वॉल है ना। ये रूम है आपका, इस रूम में यहाँ पे भी क्या बच्चे, वॉल है ऐसे। तो क्या हुआ कि ये जो बुक है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहीं नहीं जा रही है। तो अगर ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहीं नहीं जा रही है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है ना। याद रखना सराउंडिंग को जरूर देखा जाता है। सराउंडिंग अगर
सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अगर ये, सराउंडिंग का मतलब कोई भी चीज जिसको हम देख रहे हैं उसके अलावा, लाइक जैसे मैं इस बुक को देख रहा हूँ इस टाइम, ठीक है, तो इस बुक के अलावा कोई भी चीज जो आपके आसपास आप देख रहे हैं वो सबके सब इसका सराउंडिंग होगा, ठीक है ना। तो अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप सीधा से समझ जाइए मेरे बच्चे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ठीक है। देखिए जो कि एग्जांपल इसमें भी है अच्छे अच्छे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एग्जांपल में इसमें लिखा हुआ है कि अ बुक लाई ऑन द टेबल, ठीक है, अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर, अगर इंसान चेयर पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब रेस्ट पोजीशन पे, क्योंकि वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, ठीक है ना। अभी आता है, थैंक गॉड, चलो काफी पेशेंस रखा आप सबने उसके लिए, थैंक यू सो मच। एंड फाइनली ओपन हो गया है। और हम थे, ओके, हमने आपको पढ़ाया है फिजिक्स थर्ड सेकंड, ओपन इन द बोर्ड। थैंक यू सो मच आप सभी का वेट करने के लिए। मुझे पता है कि काफ़ी टाइम में वेस्ट हो चुका है इसके चक्कर में, बट ये कि हम सारा कवर कर लेंगे आज, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आपने अभी तक वेट किया। ओके, सो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ है इसके चक्कर में। देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, अभी तक मैंने आपको रेस्ट बताया था कि रेस्ट क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि मोशन क्या है ना। देखो जैसे नाम टर्म ये हमने काफ़ी बार सुना है, क्लास 9 से हम मोशन मोशन सुनते आ रहे हैं। मोशन को भी अगर डिस्क्राइब करना होगा तो मैंने अभी आपको कहा ना कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा करो आप। अगर कोई भी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करती है मेरे बच्चों, किसको चेंज करती है, पोजीशन को, तो हम बोलते हैं कि बॉडी किस में है, मोशन में है, ठीक है ना। तो ये फंडा याद रखना है आपको। अच्छा मोशन के टाइप्स कितने होते हैं, तो अगर मैं आपसे बताऊं कि जो मोशन का टाइप है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मोशन आता है वो आता है रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये डरावना नाम भले ही है बट रेक्टिलिनियर मोशन एक तरह का लीनियर मोशन ही है। मतलब जैसे मैं बोलूं कि अगर एक ये है रेलवे ट्रैक और यहाँ पे हमारी एक ट्रेन चल रही है इसमें, ठीक है, क्या चल रही है इसमें, ट्रेन, तो ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है। मतलब देखा जाए तो जो मोशन नॉर्मली होता है ना उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, कि वो एक डायरेक्शन में कहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है, सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो कि हमने कोई इंक्लाइन प्लेन लिया है और इस इंक्लाइन प्लेन से मैं कोई बुक को नीचे गिरा रहा हूँ, वो बिल्कुल फिसलता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है ना, तो वो भी कैसा मोशन होगा आपका, एक रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ठीक है ना। तो ये लिखा है जैसे एग्जांपल, मोशन ऑफ अ स्लाइडिंग बॉडी ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। किसी इंक्लाइन प्लेन मतलब जब किसी थीटा एंगल से कोई बॉडी इंक्लाइन हो रखी हो और उससे कोई बॉडी स्लाइड होकर नीचे की तरफ आ रही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा मेरे बच्चे, आपका एक रेक्टिलिनियर मोशन होगा। दूसरा आता है आपके पास सर्कुलर मोशन, जैसे कि नाम से पता चला अभी सर्कुलर। रेक्टिलिनियर मतलब लीनियर मोशन समझना, ठीक है, रेक्टिलिनियर कंफ्यूज करने के लिए वर्ड है वो, बट वो नॉर्मली लीनियर मोशन ही है आपका, ठीक है। अब आता है दूसरा आपका सर्कुलर मोशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सर्कुलर मोशन, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही होगी, लाइक ऐसे, ठीक है, कोई रेडियस के रिस्पेक्ट में घूम रही होगी, तो मैं मानते हो जैसे ये, तो ये सर्कुलर मोशन है आपका, ठीक है। ये कैसा है आपका, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे है और ऐसे, तो ये इसका सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अगर कोई बॉडी क्या है आपकी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में तो वो सर्कुलर मोशन है। फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देख लेना। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, देखो ना बच्चे, मान लो किसी रिजिड सरफेस से आपने एक पेंडुलम को लटका दिया। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि पेंडुलम क्या होता है, एक ऐसी बॉडी होती है जिसको हम बॉब कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉब। बॉब का अपना एक वेट होगा m और इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी बच्चों, l, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक एक पोजीशन के ना इर्द गिर्द मूवमेंट कर रहे मतलब लाइक मान लो ये एक इसकी फिक्स पोजीशन है ये, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसके अराउंडिंग सराउंडिंग मोशन करेगा, है ना। ऐसे मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। कैसा मोशन कहते हैं बेटा, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये जाएगा इधर तक और फिर जाएगा इधर तक ऐसे, तो क्या करेगा, ऑसिलेशन कर रहा है, कभी जा रहा है इधर से इधर, फिर जा रहा है इधर से इधर, इधर से इधर। अगर एयर का ड्रैग नहीं है तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन अगर एयर ड्रैग कर रही है तो क्या होगा, पहले तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर एयर के ड्रैग के कारण थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, और ऐसे करते करते ये रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन एक फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है ना, यानी कि एक ही बॉडी एक पॉइंट के अलोंग कोई चीज़ मोशन कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे मोशन को नाम दिया जाता है बच्चे टो एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब एक फिक्स पोजीशन के अलाउंग इधर भी और इस तरफ भी मूवमेंट करना, ठीक है ना, मतलब अपने आप को रिपीट करना, बार बार रिपीट करना उसी पोजीशन पे।
तो टू एंड फ्रो मोशन कहलाएगा। मतलब जैसे लाइक ये पेंडुलम है तो ये क्या करेगा, पेंडुलम पहले इधर जाएगा और फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा और फिर ये इधर आएगा, फिर ये ऐसे मोशन हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। कैसे कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो हमने मोशन के 3 टाइप पढ़े मेरे बच्चे। कौन कौन से पढ़ाया मैंने आपको? एक तो मैंने आपको पढ़ाया रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब नाम से रेक्टिलिनियर है, वो नॉर्मली वो लीनियर मोशन ही है ना। लीनियर मोशन का मतलब एक डायरेक्शन में, लाइक जैसे मैंने बताया कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई चीज स्लाइड हो रही है इंक्लाइन प्लेन पे, तो वो भी क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है आपका। ठीक है ना। चल अभी हम देखते हैं, गुड इवनिंग बेटा, एमडब्ल्यू। अच्छा एमडब्ल्यू भी चल रहा है यहाँ पे। तो अभी क्या है कि हम देखते हैं मोशन में वन डायमेंशन मोशन। देखो नाम से पता चल रहा है वन डी मोशन। वन डी मोशन क्या होता है? अभी एक एग्जांपल जैसे मैंने ट्रेक उसको दिखाया था आपको कि कोई ट्रेन है जैसे चल रही है, तो जब ट्रेन चल रही है तो वो किसी एक ही डायरेक्शन का लॉन्ग चल रही है। लाइक जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं कि ऋषिकेश से दिल्ली की तरफ जा रही है, तो इसका जो मोशन होगा बेटा वो वन डायमेंशन मोशन है। एक तरफ से चल, एक तरफ सीधा स्ट्रेट चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे इसे? वन डायमेंशन मोशन। एक तरफ को जा रही है, एक ही डायरेक्शन है, कहाँ से? ऋषिकेश से दिल्ली, है ना। तो वन डायरेक्शन मोशन है इसका। वन डी मोशन का मतलब एक डायरेक्शन मोशन कोई हो रहा है तो वन डी मोशन उसको कहते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ आएगा वन डी मोशन क्या होता है? एक डायमेंशन का मोशन वन डायमेंशन मोशन हो गया, सिंपल सा, है ना। एग्जाम्पल वन डायमेंशन मोशन की क्या बताया मैंने आपको? जैसे कि और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो मान लो कि एक आदमी है, अ मैन वॉक ऑन अ लेवल रोड। ठीक है, एक आदमी जा रहा है, एक लेवल रोड पे जा रहा है, एंड अ नैरो रोड, रोड बहुत नैरो है, पतली सी रोड है। तो जैसे एक पतली सी रोड मान लेते हैं ऐसे, और ये एक आदमी इसमें चल रहा है, ठीक है, और वो सीधा सीधा आगे चल रहा है, तो कैसा मोशन होगा? ये भी वन डायमेंशन मोशन। अब आता है दूसरा हमारे पास टू डायमेंशन मोशन। नाम से चल रहा है टू डी। टू डायमेंशन का मतलब एटलीस्ट उसके बाद दो डायमेंशन होनी चाहिए उस कोऑर्डिनेट पे। कितने डायमेंशन चाहिए? टू। तो मान लो ये हमारा सन है और अर्थ इसके अराउंडिंग रेवोल्यूशन कर रही है, तो यहाँ से हम टू डी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अर्थ है रेवोल्यूशन कर रही है, इसके दो डायरेक्शन है बच्चे, एक इस तरफ और एक इसके इस तरफ कंपोनेंट है। ऐसे इसके दो डायरेक्शन होंगे, हर बार इसके दो डायरेक्शन मिलेंगे आपको, है ना। तो इसको हम बोलते हैं टू डी मोशन। कैसा मोशन है? टू डी मोशन। या हम सेंटर में दिखा सकते हैं सर, ठीक है। तो टू डी मोशन के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हमारे पास? एग्जाम्पल में तो हो जाएगा ये कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, और पहले का एग्जाम्पल क्या बता रहा मैं आपको? अगर फर्स्ट वन डी की मोशन की बात हो रही है तो इसके एग्जाम्पल में हो सकता है एक रेलवे ट्रैक में कोई ट्रेन बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है ना। तो वन डी हो गया, टू डी हो गया। अब आते हैं थ्री डी मोशन को समझते हैं कि थ्री डी क्या है। मोशन की थ्री टाइप है, वन डी, टू डी और थ्री डी मोशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज अ थ्री डी मोशन। नाम से चल रहा है थ्री डी, है ना, कि मतलब तीन डायमेंशन पे यूज हो रही होगी। तो मान लो कि कोई बर्ड है, ठीक है, या कोई काइट है, लाइक जैसे मैं बनाऊं तो ये काइट हो गई, ये काइट है, ठीक है। अब इसको हमने थ्रेड कर रखा है, तो ये तीन डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा सकती है। ये एक्स में भी जा सकती है, ये वाई के अलॉन्ग भी जा सकती है, और ये जेड के एक्सिस के अलॉन्ग जा सकती है। तो थ्री डी मोशंस कर रही है। इसके अलावा कोई गैस मॉलिक्यूल्स है मेरे बच्चे, अगर आपने ये कैसा गया, अगर एक गैस मॉलिक्यूल्स है, ये क्यों हो जा रहा है बार बार इसमें? ओके, नहीं मैं आपको बता रहा था पॉइंट ऑब्जेक्ट का ना। चलो ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ आपको। एक ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोल सकते हैं बच्चे? देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट तब कह सकते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास है वर्ड कि पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट याद रखना, जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे जाना है ऋषिकेश से और बैंगलोर, ऋषिकेश से मुझे बैंगलोर जाना है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर के बिटवीन है। और इस इतनी लेंथ में, इस लेंथ में मेरी जो कार की लेंथ है वो कितनी छोटी लेंथ है ना। मेरी कार कितनी होगी, कितनी लेंथ होगी उसकी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर की लेंथ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 मीटर की हो सकती है ऐसा। अब देखो ये जो 2.5 मीटर है और जिस रोड में उसमें चलना है, जिस डिस्टेंस में उसने जाना है, जो उसे रीच करना है, उस डिस्टेंस में और मेरी कार के लेंथ में, मेरी कार की लेंथ एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी। देखो मेरे बच्चों, सन के अराउंडिंग जब हमारी अर्थ रेवोल्यूशन करती है ना, तो हमारी अर्थ खुद एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है इस पूरे ऑर्बिटल का। क्योंकि ये ऑर्बिटल कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा ऑर्बिटल है, और ये हमारी अर्थ कितनी छोटी है,
तो हमारी अर्थ एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी अगर वो सन के अराउंडिंग रेवोल्यूशन कर रही है तो, ठीक है ना। सन के अराउंडिंग अगर हमारी अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है तो वो क्या होगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिससे हम उसकी कंपेयर करें अगर वो बहुत छोटी है तो, जैसे हम आप एक चींटी को बोलेंगे कि आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, चींटी को वहाँ यहाँ से ऋषिकेश से दिल्ली जाना है, तो चींटी के लिए ये डिस्टेंस एक चींटी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखो स्केलर नाम से पता चलता है, देखो स्केलर, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है नीचे, किसकी होती है, मैग्नीट्यूड की, इसके लिए डायरेक्शंस की नीड नहीं होती है। जबकि वेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, आपको उसमें आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस उसमें आपको डायरेक्शन भी चाहिए। हो सकता है ये आपने क्लास 9 वगैरह में पढ़ा होगा, है ना, वेक्टर स्केलर वाला कॉन्सेप्ट, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। पर होता क्या है मेरे बच्चों, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें जो पूछी जाती है एग्जामों में ज़्यादातर, वो कौन सी होती है कि आपको बताना है, आपके पास ना आएगा जैसे स्पीड, तो स्पीड का फर्स्ट लेटर क्या है, एस। तो एक एग्जांपल के तौर पे याद रखो कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एक होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्स्ट लेटर क्या है, वी, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस कभी अगर आपको याद रखना हो ना, तो पहले डिफरेंस आप यही बोलेंगे बीच में कि स्पीड जो होती है स्केलर होती है और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है, ठीक है ना। चलो अब डिस्कस करते हैं हम पोजीशन को, ठीक है, किसको डिस्कस करते हैं हम, पोजीशन को। पोजीशन क्या है, देखो मेरे बच्चे, हम एक बार बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे लिख देते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 3 और यहाँ पे लिखते हैं 4, यहाँ पे लिखते हैं -1, यहाँ पे लिखते हैं -2, यहाँ पे लिखते हैं -3, ठीक है। हमने कुछ इस तरह की पोजीशंस बना दी। तो आदर्श त्रिपाठी जी नमस्कार। अब आपका अगर कोई बॉडी आप अगर दिखा रहे हैं कि वो 0 पे स्टैंड है, ठीक है, कहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पे, तो मेरे बच्चे आप डायरेक्टली इसको रेस्ट में मान सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, 0 पे दिख रहा है, तो आप उसे रेस्ट मानेंगे, ये उसकी पोजीशन है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे, ठीक है। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 पे है, तो उसका पोजीशन कैसे होगी, पॉजिटिव पोजीशन होगी उसकी। अब मान लो कि -2 पे है, तो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव पोजीशन उसकी, ठीक है। अब चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, और यहाँ से ये मेरे दोस्त का घर है, दोस्त नंबर 1 और ये दोस्त नंबर 2। अब मेरे घर से अगर मैं इस तरफ चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये पोजीशन मेरे लिए कैसी हो गई, पोजीशन पॉजिटिव, और मैं इधर जा रहा हूँ तो वो कैसे हो गई, नेगेटिव। अब ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है, बट फिलहाल आप समझने के लिए समझ लो। अगर मैं कहीं गया ही नहीं, घर पे ही हूँ दिन भर, तो मैं अपने दोस्तों के साथ तो नहीं पहुंच पाऊंगा। इसका मतलब मेरी पोजीशन क्या कहलाएगी, एज अ रेस्ट। क्या कहलाएगी आपकी पोजीशन ऐसे में, रेस्ट। तो रेस्ट पोजीशन हम कब डिक्लेयर करते हैं किसी बॉडी को, अगर हम उसको देख रहे हैं कि उसने किसी पोजीशन को चेंज किए ही नहीं है, द ऑब्जेक्ट इज एट 0 मीटर पोजिशन, देन इट विल बी सेड टू बी रेस्ट। अगर उसकी अपनी पोजीशन से 0 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है, मैं कहीं गया ही नहीं, घर पे ही हूँ, ना दोस्त की इधर वाले दोस्त की घर गया ना इधर वाले दोस्त की घर गया, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे डिस्टेंस क्या होगा मेरा, 0, मेरी पोजीशन क्या रहेगी, 0। और अगर मैं 3 मीटर भी गया हूँ, तो 3 मीटर के बाद या 4 मीटर के बाद मेरे दोस्त का घर आ जाता है, -4 जाता हूँ, 3 भी जाता हूँ, तो मेरे दूसरे दोस्त का घर आ जाता है। तो ठीक है, ये कहलाती है पोजीशन, कि आप कहाँ पे हैं इस टाइम, वो उसकी पोजीशन होती है ना। जैसे कोई आपसे बोलता है ना कि व्हाट्सएप में यार अपनी लोकेशन भेज दो, तो लोकेशन में क्या होता है बेटा, उसकी पोजीशन बताई जाती है। क्या बताई जाती है, पोजीशन, कि वो कहाँ पे है उस टाइम, तो लोकेशन एक तरह की पोजीशन ही होगी, ठीक है। पाथ लेंथ, दूसरा टॉपिक आता है आपका, पाथ लेंथ। मैंने कहा ना चैप्टर बहुत थियोटिकल है, बस ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस ये थियोटिकली ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, उसे हम कहते हैं पाथ लेंथ। वो इस तरह का भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, पाथ लेंथ ऐसे भी हो सकती है, पाथ लेंथ कैसे भी हो सकता है, पाथ लेंथ ऐसे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, वो कैसे भी बन सकता है ना। पाथ लेंथ का पैटर्न तो कैसे बना सकते हैं, तो वो ऐसे भी बन सकता है, ये लो ये भी एक पाथ लेंथ है, क्या होंगे, ये भी पाथ लेंथ। तो लॉजिकली पाथ लेंथ है क्या, पाथ लेंथ होता है कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, मान लो जैसे मान लो यहाँ पे आप हैं और आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और ऋषिकेश से
इधर से आप ऐसे चले, फिर इधर गए, इधर से इधर होता हुआ, इधर से यू टर्न लेते हैं, ऐसे 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 आप यहाँ गए, ये इसकी पाथ लेंथ कहलाएगी। ठीक है, अब अगर मुझे इसे टर्म्स के फॉर्म में बोलना तो हम पाथ लेंथ को पाथ लेंथ ना बोल के डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, हम एक डिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जैसे मैं आपको बोलूंगा, अरे ये फिर हो गया, ये क्या कर रहा है आज। ओके, हाँ, तो हवा में ही हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये हवा में सेंस कर रहा है चीजों को, इसको कुछ हो गया है लग रहा है, अपना आप ही काम कर रहा है। चलो, तो मैं आपको समझा रहा था कैसे, पाथ लेंथ के बारे में, है ना। तो पाथ लेंथ मैंने कहा कि जैसे मान लो किसी इनिशियल पोजीशन से आप चले और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, इसकी जो पाथ की लेंथ है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कवर की गई होगी उसको हम कहते हैं पाथ लेंथ। फिर आता है आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है आपके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ, इसी चीज का क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब जैसे मान लो ये, ठीक है। अभी पाथ लेंथ का एग्जांपल मैं एक तरीके से और समझाता हूँ आपको, मुझे लगता है कि अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आया हो। मान लो ये एक बॉडी है और यहाँ से आप चल रहे हैं, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ गए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर का। तो अगर आप 100 मीटर गए पहले, तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर का। फिर आप वहां से 20 मीटर आगे आ गए यहाँ पे। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस टू आपने ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया आपके पास वो कितना आ गया मेरे बच्चे, 120 मीटर। तो ये जो 120 मीटर है ना मेरे बच्चे, ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस। अब इसी में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट भी समझा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट होती है कि इनिशियली आप कहाँ से चले थे और फाइनल आप कहाँ पे, उनके बीच का डिस्टेंस। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी मेरे बच्चे, जब किसकी बात होगी, डिस्प्लेसमेंट की, तो वो जगह 100 - 20, तो 80 मीटर इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताता है कि आप इनिशियली कहाँ थे और फाइनली कहाँ हैं, उनके बीच का गैप, ये वाला गैप, सिर्फ ये वाला गैप। ठीक है, और डिस्टेंस बताता है कि आपने टोटल कितना ट्रैवल किया। पहले आप 100 गए थे, फिर आप 20 वापिस भी आए, तो 120 मीटर तो आपका डिस्टेंस आ गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, 80 मीटर। ठीक है, आदर्श त्रिपाठी, आई एम इन क्लास 9, कैन आई अटेंड दिस। डेफिनेटली मेरे बच्चे, बट कुछ कॉन्सेप्ट जो बहुत टफ होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपके लेवल का नहीं है, तो बच्चों उसको ध्यान मत देना। फिलहाल ये तो 9 क्लास के लेवल पे भी है, तो आप इसको समझ सकते हैं। आप देखते रहिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या है आदर्श, ठीक है, तो हिसाब से आप लेते रहिए, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक ही हो गया। अब आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसको बहुत ज़्यादा 9 क्लास में नहीं पूछा जाता, बट हाँ 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना। अब देखो किसी भी मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैंने 3 एक्सिस बनाए, ठीक है, कोऑर्डिनेट के एक्सिस हैं एक्स, वाई और जेड, तो इसका जो जीरो आप देख रहे हो ना बेटा, जीरो, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, यानी कि जिसको हम ऑरिजिन कहते हैं, ऑरिजिन। तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जहाँ से आप एक्स डायरेक्शन को भी देख रहे हो, जहाँ से आप वाई डायरेक्शन को भी देख रहे हो, जहाँ से आप जेड डायरेक्शन को भी देख रहे हो, इनको क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है ना, जहाँ से आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, वो चीज़ आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस में आ जाती है। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट पेज में जंप करके देखते हैं, यस चल रहा है ठीक ठाक। ओके, डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जैसे एक बार और देखना, तो मान लो कि आप यहाँ से चले थे और यहाँ तक गए, मान लो ये 200 मीटर है, और आप 50 मीटर इधर आ गए वापस। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का है, और आप 50 मीटर बैक आ गए। तो आपकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन आपकी ये है। तो 200 - 50 अगर करेंगे तो 150 मेरे बच्चों आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनिशियल पोजीशन कहाँ है और फाइनल पोजीशन कहाँ है, उनके बीच का गैप। और डिस्टेंस कितना होगा, 200 + 50 यानी कि 250। 250 हो जाएगा इसका क्या बेटा, 250 क्या हो जाएगा बच्चों इसका डिस्टेंस। ठीक है ना। तो आज की क्लास में काफ़ी डिस्टर्बेंस बना है, सिस्टम की वजह से ख़राब हो गया था, बट ये कि चलो अब चलने लगा है तो उसको फिर से समझ लेते हैं। और देखिए बहुत कॉमन एग्जाम डिफरेंस है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, देखो मेरे बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ द पाथ इज आर डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या था, किसी चीज़ की या तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बोल सकते हैं
और या तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन का डिफरेंस। मेरे हिसाब से आप डिस्प्लेसमेंट को जब भी एक्सप्रेस करोगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, ठीक है ना। और डिस्टेंस होता है पूरी पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, वो लार्ज भी हो सकती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर मान लो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, आप 100 मीटर गए और फिर आपको कुछ याद आया, आप रिटर्न वापस आ गए अपने घर, तो 200 मीटर हो गया आपका डिस्टेंस। 200 मीटर का हो गया बेटा आपका डिस्टेंस। लेकिन आप जानते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना बेटा, क्या डिस्प्लेसमेंट, वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन भी यही है और आपकी फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे में जीरो हो जाएगा। बट ऐसे में डिस्टेंस जो है आपका वो पूरा 200 मीटर रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस इज नेवर जीरो, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। किसी चीज़ का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है कि जो डिस्टेंस होता है वो ट्रैवल किया जाता है हमेशा पॉजिटिव फॉर्म, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है मेरे बच्चों, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मोशंस के टाइप में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। ये भी क्लास 9 का भी है कॉन्सेप्ट इसमें भी, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ मेरे बच्चे कि अगर एक बॉडी आपके पास, यहाँ पे हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इसका और यहाँ पे हम मान लेते हैं टाइम। अब ये है 0, ये है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20, ये है 25, ठीक है। और ये कैसा है हमारे पास, ये भी चलो ऐसे मान लेते हैं 5, या जैसे मान लेते हैं 15, 30, 45, 60, ठीक है। ये हमारे पास किस में, मीटर में है, और टाइम हमारे पास हम मान लेते हैं मिनट में है, ठीक है। अगर मुझे कर्व कुछ इस तरीके का मिल रहा है, मान लो ऐसा ऐसा, तो क्या हो रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है ना। देखो आप, 5 मिनट में वो यहाँ पे था, 10 मिनट में वो यहीं पे तक पहुँचा, है ना। विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर चेंज नहीं हो रहा है टाइम में। तो अगर टाइम की रिस्पेक्ट में प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट ना आए, है ना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ना आए टाइम की रिस्पेक्ट में, तो हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ द ट्रैवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इज अनइक्वल टाइम, है ना। अनइक्वल टाइम पे वो क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है। तो कोई सिमिलैरिटी है नहीं इनके बीच में। तो जैसे ग्राफ बनेगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा, जैसे मान लो ये ऐसा, तो ये सिमिलर नहीं है। इवन आप यहाँ से भी टेढ़ा मेढ़ा दिखा सकते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब यूनिफॉर्म कैसा होता, अगर आप मुझसे पूछते हो तो यूनिफॉर्म कुछ इस तरीके का होता कि इक्वल टाइम पीरियड पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल कर रहा होता है हर बार, तो ये यूनिफॉर्म हो जाता है मुझे, हर बार इक्वल टाइम पीरियड में। मान लो कि ये है 5, 10, 15 मिनट में, और ये है 20, 40 और 60, ये है मीटर में, और ये है मान लो सेकंड में, मान लो, ठीक है ना। तो इधर है टाइमिंग और इधर है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये यूनिफॉर्म है, इक्वल टाइम पीरियड में 5 का गैप आया तो 20 का डिस्प्लेसमेंट, 5 का गैप आया 20 का डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये कैसे होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा। ये तीनों किसके हैं, नॉन यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पीड। अब स्पीड क्या है आपको, देखो अभी जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था तभी बताया था कि जो स्पीड होती है बेटा वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, नहीं वो स्केलर होती है। इसका फर्स्ट अल्फाबेट देखते हैं एस, तो स्केलर है, ठीक है ना, सिर्फ इसके लिए है वो ट्रिक। अच्छा, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है मेरे बच्चे, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, मीटर। टाइम की क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। तो मीटर सेकेंड इनवर्स क्या बन जाएगी, स्पीड की यूनिट, ठीक है। इसकी डायमेंशन अगर बनानी हो तो डायमेंशन, डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एल, टाइमिंग की क्या होती है, टी, तो एल टी इनवर्स 1, ठीक है। आप इसको m0 करके भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे अभी मैंने पीछे बताया, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है ना।
अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो नॉन उसमें आ जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। अब हमारे पास आता है वेलोसिटी। क्या था बच्चों? वेलोसिटी। वेलोसिटी लगभग लगभग स्पीड की तरह ही है, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट आया था कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होती है? वेक्टर होती है। और डिस्प्लेसमेंट खुद एक लेंथ है तो यूनिट हो गई मीटर, टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। अच्छा, इसकी डायमेंशन बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? एल, टाइम की क्या होती है? टी। तो वो आ जाता है हमारे पास एल टी इनवर्स वन। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी की डायमेंशन। ठीक है ना, जो कि बिल्कुल स्पीड की तरह ही होगी, कुछ अलग नहीं होती इससे। हम्म। अब एक टर्म्स में आपको बताता हूँ मेरे बच्चे, वो आता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है बेटा? एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल पे अगर कोई आपसे कोई चीज़ में चेंजेस पूछा जाता है तो हम उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। मान लो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, स्पीड इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? कुछ डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये रहा ये डिस्टेंस, ठीक है, एक्स डिस्टेंस। ठीक है ना, ओके। ऐसे अगर मैं बोलूँगा कि वेलोसिटी का बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो डी एक्स अपॉन डी टी। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करनी है आपको किसी पार्टिकल की। हमें बता रखा है कि अगर वो जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके का मोशन कर रहा है, हमारे पास क्या है वो? 2t² i प्लस 3tj। ये आई जे जो है ना मेरे बच्चे, डायरेक्शन है। आई मतलब एक्स और जे मतलब वाई। ठीक है। अब अगर मुझे निकालनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड तो मैं लिखूंगा एस आई इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, और जो ये वैल्यू है मेरे पास क्या? ये 2t² i प्लस 3tj। ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, जिस देखो रिस्पेक्ट है ना डी टी, टी की रिस्पेक्ट में, तो ये पावर आगे जाएगी, हो जाएगा 4t, और ये आई रह जाएगा ऐसे। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ गया होगा, जैसे 3j बाहर आ जाएगा, पहले 3j बाहर आ जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर देखो क्या है 1, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से माइनस 1 माइनस 1 0, है ना। तो ये आ जाएगी इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो आंसर जैसे यहाँ पे दे रखा है, क्या है इसका आंसर? 4ti प्लस 3j। डिफरेंशिएशन का रूल बहुत ईजी होता है कि पावर जो होती है वो आगे आती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में सीखा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कि मान लो किसी चीज़ का हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 5t² प्लस 6t प्लस 9, हमें बोला इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। ठीक है, क्या निकालना है हमें? इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो v इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, और x की क्या वैल्यू है? 5t² प्लस 6t प्लस 9। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि पावर आगे आ जाएगी, 5 टू ज़ा 10t, और इसकी पावर 1 है, पावर आगे आएगी 6, 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 वहाँ पे 1 आता है, 9। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमेशा 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगी इसकी वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने आपको बता दी। डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम वेलोसिटी का तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एसिलरेशन। क्या आता है? एसिलरेशन। देखो ये कहीं भटक तो रहा है? नहीं, सही चल रहा है। ठीक है, तो अभी एसिलरेशन की बात हो रही है। एसिलरेशन क्या होता है? तो अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहाँ पे एसिलरेशन जनरेट होता है मेरे बच्चे। ये इसका फॉर्मूला है। एसिलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर यूनिट बनानी है तो कैसे बनाएंगे? वेलोसिटी की होती है मीटर सेकेंड इनवर्स, एक मिनट, वेलोसिटी की होती है मेरे बच्चों मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन टाइम की क्या हो जाएगी? सेकेंड। तो जो यूनिट बनेगी इसकी वो बनेगी मीटर सेकेंड, इसको भी ऊपर ही भेज देते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है ना,
तो ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ इसके कॉन्सेप्ट। वैसे मैं आपको बता दूँ, देखो एक्सेलरेशन में बच्चों आपको याद रखना है, अगर मान लो ये वेलोसिटी और ये टाइम, वेलोसिटी और टाइम यूनिफॉर्म फॉर्म में हो या नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में भी हो, पॉजिटिव भी हो, तो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा होता है। जैसे ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के एग्जांपल है, किसके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन मान लो अगर बॉडी में कुछ इस तरीके का मोशन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे वी और टी के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ आया, एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आया, ठीक है, स्लोप नीचे की तरफ को आ रही है, ऐसे स्लोप को हम बोलते हैं बच्चे ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ये कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, यानी कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव ना हो तो हम इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक, अच्छा अभी इसको देखो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ये है और रिटार्डेशन नेगेटिव वाले को कहा जाता है कि बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी नेगेटिव मोशन शो कर रही है, ठीक है। अच्छा एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो ताकि हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पाएँ। तो मैंने ये चल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन साफ साफ, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बस। क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन अ बस अटेंड अ वेलोसिटी। देखो स्टेशनरी जब होती है ना पोजीशन, मेरे बच्चे स्टेशनरी पोजीशन कहने का मतलब होता है कि u टेंड्स टू जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी जीरो। स्टेशनरी का मतलब बस रुकी हुई थी, है ना। स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, रेस्ट में, है ना, रेस्ट में थी। अब बस अटेंडिंग अ वेलोसिटी, अब बस ने जो वेलोसिटी अटेंड करी है वो कितनी करी है, वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड की। कितने टाइमिंग में करी है इसने, 30 सेकेंड में, यहाँ पे 30 लिख दिया हमने। देन द ड्राइवर ऑफ द बस, क्या कह रहा है फिर सुनते हैं, ड्राइवर ऑफ द बस अप्लाइड द ब्रेक। अच्छा ये नेक्स्ट केस हो गया हमें, चलो ठीक है इसका भी लिख देता हूँ, ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बस कम इनटू डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस इन बोथ केस। ओके ठीक है, समझ गए। अब क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, एक केस तो ये है, दूसरा केस है कि ड्राइवर ने क्या किया, अब गाड़ी में लगाए ब्रेक, तो गाड़ी कितने की स्पीड में थी पहले से, 6 की स्पीड में आ गई थी, क्योंकि ये देखो ये थे ना, ठीक है। उसके बाद जब उसने ब्रेक मारा तो स्पीड कितने में आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड में। अब ब्रेक मारने में जो टाइम लगा ये केवल 5 सेकंड का टाइम लगा है, कितना लगा है, 5 सेकंड का। इन दोनों केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं मेरे बच्चे, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक बस है आपके पास, और वो बस क्या करती है, किसी स्टेशनरी पोजीशन से चलना स्टार्ट करती है। जब भी कोई चीज़ स्टेशनरी से चलना स्टार्ट करती है मेरे बच्चे, रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाती है, उसकी, हाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाती है, ठीक है ना। और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो भी उसने दे रखी, जैसे 6, कितना टाइम लगा था उसको 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने के लिए, 30 सेकेंड। तो चलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, v कितना है हमारे पास 6, u कितना है 0, ये कितना है 30, 6 1 6, क्योंकि 6 माइनस 0 तो 6 ही हो जाएगा, तो आप काट सकते हैं इसको, ठीक है। 6 5 30, 1/5, कितना एक्सेलरेशन आया आपके पास, a इज इक्वल्स टू 1/5। मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2, 2 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया, यानी पॉजिटिव आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन है उसमें फॉर्मूला लगेगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। अब फाइनल जो है आपका वो कितना है 4, माइनस इनिशियल कितना है आपका 6, टाइमिंग कितना है बेटा आपका 5, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ माइनस का 2/5, 5 4 20, 0.4, लेकिन कैसा माइनस का, माइनस का है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, इसका मतलब रिटार्डेशन है। इसका जो कर्व बन सकता है रिटार्डेशन का वो ऊपर से नीचे के लिए बनेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन का अगर बनाना हो तो नीचे से ऊपर के लिए बनेगा, ठीक है ना। ये बस ध्यान रखना है दो चीज़ों का आपको। चलिए न्यूमेरिकल से हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, थोड़ा और आगे चलते हैं। कुछ कर्व आए हैं बच्चे जो कि कर्व को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो मैं एक ट्रिक के थ्रू समझा दूंगा आपको, कुछ टफ होता नहीं है, इजी होते हैं, बस कॉन्सेप्ट से समझना है इसको, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, ओके।
मान लो मेरे बच्चों कि ये एक बॉडी में मैंने इस तरह बता रखा आपको डिस्टेंस है, इस तरह मान लो कि इसका टाइम है, और वो कुछ ऐसा एक्सेलरेशन हमारे पास शो करता है। ठीक है, कैसा एक्सेलरेशन उसका, कुछ इस टाइप का एक्सेलरेशन को है, फिर से बनाता हूँ, कुछ इस टाइप का एक्सेलरेशन है। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है बेटा। कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। मान लो कि कर्व किसी बॉडी में हमें ऐसे देखने को मिला है उल्टा, तो ये कैसा कर्व होगा? ये होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर मान लो कि जीरो एक्सेलरेशन हमें दिखाना हो, क्या दिखाना होगा हमें? जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन में आपको क्या करना होता है बच्चे? हवा में दिखाओ एक तो ऐसा, या फिर दिखाओ कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, जैसे ये है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी नहीं आएगी। जब वेलोसिटी नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो जो आपको बेस्ट लगता है आप वो मेथड देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है ना कि आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे, मैं आपको एक बार और बताता हूँ। देखो ये भी जीरो एक्सेलरेशन होगा अगर यूनिफॉर्म मोशन है ना मेरे बच्चे आपके पास। कैसा मोशन? अगर यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब इक्वल टाइम पीरियड पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रैवल किया जा रहा है, उस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होती तो इक्वल टाइम पीरियड पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर ही नहीं रहा होता, है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है? ये एक्सेलरेशन जीरो का ग्राफ ये भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ था आज के जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं चैप्टर इसके। इसका नाम था मोशन स्ट्रेट लाइन, और काफ़ी डिस्टर्बेंस इसमें आया मैं मानता हूँ आज। ठीक है, बट ये था कि मैंने अपनी तरफ से इसको पूरा करने की कोशिश करी। ठीक है, हमने डिस्कस किया ये चैप्टर, और कोई भी अगर डाउट अगर रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कल मैं इसमें आपको वेक्टर्स मोशन की इक्वेशंस को समझाऊंगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं अभी मिलने। आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए, इसमें आपको अगर डाउट नहीं है तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट कल न्यू चैप्टर के साथ वेक्टर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।